ऐसे खगोलीय पिंड जो क्या कर रहे हैं, एक गति घूर्णन की है और एक गति परिक्रमण की है। जब वो अपने अक्ष पर घूम रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, घूर्णन गति बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। और जब वो चारों तरफ घूम रहा हो तो परिक्रमण गति बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अब ग्रह क्या करते हैं, एक तो घूर्णन कर रहे हैं, दूसरा परिक्रमण कर रहे हैं। परिक्रमा किसी कर रहे हैं, परिक्रमा सूर्य कर रहे हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य क्या करें, परिक्रमा करें, ग्रह कहलाते हैं। और इनके प्रकाश का स्रोत कौन बन रहा है, सूर्य बन रहा है। बात क्लियर है, इनके प्रकाश का स्रोत सूर्य बन रहा है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं होते। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे आखिर कौन कौन से ग्रह हैं और कौन कौन से ग्रह जैसे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रह या ग्रह जैसों को अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, ऐसे खगोलीय पिंडों को 3 भागों में बांट के बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां, सौर मंडल में उपस्थित पिंड, जो उपस्थित पिंड हैं इनकी 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब यह देखना है कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन आ रहा है। प्रथम श्रेणी में हमने क्या कर लिया, 8 ग्रहों को रख लिया। 8 ग्रह किस में आते हैं, प्रथम श्रेणी में आते हैं। और इन्हें हमने एक नाम दिया है क्या, क्लासिकल प्लैनेट। तो सेकंड कैटेगरी में किसे रख रहे हैं हम, प्लूटोन्स। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह जैसे दृष्टिगोचर होते हैं। इनके लक्षण ग्रह जैसे हैं, लेकिन पूरी तरह से ग्रह होने के लक्षण प्राप्त इन्हें नहीं है, या वो लक्षण ये नहीं रखते कि पूरी तरह से कहा जाए कि ये ग्रह हैं। अब जैसे आज तो 8 ग्रह हैं, लेकिन कुछ समय पहले 9 ग्रह काउंट होते थे। 9 ग्रह को हम पढ़ते थे। उसमें जो नवा ग्रह था, वो नवा ग्रह था क्या, प्लूटो। यम दूसरे ग्रहों की कक्षा को क्या करता था, काटता था। दूसरे कक्षा को काटने की वजह से एक ग्रह होने का लक्षण नहीं बन रहा था ये, क्योंकि अन्य ग्रह जो हैं वो किसी कक्षा को काटते नहीं है, ये दूसरी कक्षा को काट रहा था। ये कक्षा को काटने का जो लक्षण था, ये बात साबित कर रहा था कि ये ग्रह जैसी एक दशा नहीं रखता। ये जो कक्षा को क्रॉस करने का जो लक्षण है, ये ग्रह होने का लक्षण नहीं है। इसलिए इसे क्या कर दिया गया, हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया। और वो कैटेगरी दूसरी है जिसका नाम क्या, प्लूटोन्स। और प्लूटोन्स में किसे रख दिया हमने, प्लूटो को। प्लूटो, ठीक है, प्लूटो, या क्या बोले इसे, यम। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात क्या है, तृतीय श्रेणी की। तृतीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन आएगा, इसमें क्षुद्र ग्रह आएंगे। क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह को हमने तृतीय श्रेणी में रखा है, 3rd कैटेगरी में रखा है हमने, जिसमें मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते हुए अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह हैं। इस बेल्ट को, इस तरह के क्षुद्र ग्रहों को हमने एक नाम और दिया है, और वो नाम क्या है, स्मॉल सोलर सिस्टम। स्मॉल सोलर सिस्टम नाम दे दिया हमने। अब देखिए, अब क्या बना लीजिए, अभी चित्र बना लिया, कौन सा, ये सन है, और उसके बाद बुध, शुक्र, ठीक है, थोड़ा दूर बना लें, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, बना लो यहाँ पर। ये आ गया बुध, ये आ गया शुक्र, ये आ गया पृथ्वी, ये आ गया मंगल, ये आ गया बृहस्पति, ये आ गया शनि, ठीक है, ये आ गया
अरुण, और ये आ गया वरुण। ठीक है, आगे ना, आ रहे साफ आ रहे इसको टोटल में। चलो इसका नाम क्या लिख लें? बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? दूरी क्रम में, दूरी, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? पहला क्वेश्चन बनेगा दूरी के क्रम में ग्रहों को देखेंगे हम। तो क्या है? नंबर 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्वेश्चन हो गया दूरी क्रम में, पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा, और इसी क्रम में हमें अच्छे से इसे याद रख लेना। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर, क्या करेंगे? आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह शुरू के 4 आंतरिक है और बाद के 4 बाह्य हैं। आंतरिक में क्या लिखेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये मिलेंगे आपको, इन्हें कह रहे हैं हम आंतरिक ग्रह। और वहीं हम दूसरा सवाल बनाएंगे बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह बाद के 4 हैं और उसमें होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हें अच्छे से याद कर लेना है, आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। ये यहाँ पर 3 सवाल आपके सामने हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन शुरू के 4 में, शुरू के 4 में सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी जैसा लक्षण ये चारों धारण करते हैं, तो इन्हें बोला गया है धरातलीय, इन्हें बोला गया है इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल, इन्हें बोला गया है पृथ्वी सदृश्य, पृथ्वी सादृश्य, पार्थिव, ये इनके नाम हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। अब हम वहां पहुंच जाए। दूसरी बात, ये ठोसीय भी है। कैसे है? ठोस पिंड है ये ठोस पिंड है। अब इधर आ जाए हम, तो यहां पर जो बाद के 4 हैं, बाद के 4 में हम बात करेंगे, ये पृथ्वी, सॉरी, ये गैसीय पिंड है, गैसीय पिंड है, गैसीय पिंड है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इनका वायुमंडल, और वायुमंडल के बाद फिर प्लैनेट शुरू हो जाता है, इनके ऊपर ठोस परत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पृथ्वी पर या शुरू के 4 ग्रहों पर आपको इस सरफेस मिलेगा जिस पर आप टिक सकते हैं, जिस पर आप रुक सकते हैं, लेकिन बाद के 4 ग्रहों की स्थिति ऐसी है जिन पर आपको सरफेस ही नहीं मिलेगा। यदि आप इसके वायुमंडल में जंप लगा दिया आपने, तो सीधे ग्रह में आप एंटर कर जाएंगे, आप कहीं रुकने की जगह नहीं है। तो यहां याद रखेंगे गैसीय पिंड है ये, एक बात हो गई। दूसरी बात, गैसीय पिंड, दूसरी बात है बृहस्पति, बृहस्पति सदृश्य है ये। तीसरी बात देखिए, ये जोवियन कहलाते हैं, जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। ये नाम भी याद रखेंगे, इन्हें क्या क्या बोला गया है और इन्हें क्या क्या बोला गया है। ये सवाल भी पूछे जाते रहे, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन्हें छोड़े ना। दूरी क्रम हो गया हमारा। तो पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखते चला जा रहा हूं। नंबर 1 दूरी क्रम, दूरी का क्रम, और ये हमने याद कर लिया क्या? नंबर 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वी से दूरी क्रम, दूरी का क्रम। एक सवाल बनेगा ये, पृथ्वी
और पृथ्वी के पास कौन है? शुक्र। तो दूरी क्रम की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पर ये है, और सेकंड नंबर पर ये है, और थर्ड नंबर पर ये, और फोर्थ नंबर पर ये है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध, ये पृथ्वी से दूरी क्रम है, और बाकी शेष सब। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने कहा कि आकार का अवरोही क्रम लगाइए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता, आकार में घटता हुआ क्रम। तो बाद के 4 लगा लेंगे पहले। बाद के 4 देखिए, ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर आकार में, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और ये फोर्थ नंबर। अब इधर आ जाइए, इधर सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पृथ्वी है। तो पृथ्वी कौन सी कैटेगरी में रख दो आप? कौन से नंबर पर रख दो? 5, 6, 7 और ये 8। ये क्या हो गया? आकार का अवरोही क्रम। अलग अलग लिखना है आपको, हर क्वेश्चन का आंसर अलग लिखना है आपको, तब याद रहेगा। अन्यथा ऐसे आप करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, खिचड़ी पकेगी बस। हर लिस्ट आपको अलग बनानी है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको अलग लिखना है। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये देखेंगे, इनकी गति देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गति देख लेते हैं। कौन सी गति? एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण, रोटेशन और रिवोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, उसकी दिशा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या? गति की दिशा। ठीक है, गति की दिशा। गति की दिशा के हिसाब से देखेंगे कौन सा ग्रह किस दिशा में गति कर रहा है। उसमें यहां देखें ध्यान से, आपने देखा है कि अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, इन्हें बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। केवल दो ग्रह शुक्र और अरुण, ये बाकी 6 के विपरीत घूमते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के सापेक्ष दिशा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लॉकवाइज घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कितने ग्रह? केवल 2। तो क्या आंसर लिख देंगे यहां पर? शुक्र और अरुण, 2 ग्रह क्या करते हैं? घड़ी की सुई के सापेक्ष गति करते हैं, या क्या बोलेंगे? पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो शेष ग्रहों के विपरीत दिशा लेकर के गति करते हैं या विपरीत दिशा में गति करते हैं? शुक्र और अरुण। आगे देखो, अब देखेंगे हम रोटेशन वाली। हाँ, अब ये देखेंगे परिक्रमण अवधि। इसमें बहुत सिंपल फंडा है। छोटी ऑर्बिट कम समय, परिक्रमण काल छोटा, और बड़ी ऑर्बिट बड़ा परिपथ अधिक समय। जो ग्रह सूर्य के नजदीक होगा उसका ऑर्बिट छोटा होगा, उसका परिक्रमण काल या अवधि वो कम होगी, और जो जितनी दूर होगा उसका परिपथ या उसका ऑर्बिट बड़ा होगा और वो उतना ही ज़्यादा समय लेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा? वरुण। और सबसे कम समय कौन लेगा? बुध। तो यहाँ पर अवधि, परिक्रमण अवधि सबसे छोटी किसकी है? बुध की। और सबसे बड़ी वरुण। सबसे बड़ी अर्थात सबसे ज़्यादा समय लेने वाला, सबसे ज़्यादा अवधि में एक परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो कौन है? वरुण है। एक बात ये होगी। क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखें हम, हमें देखना है जो घूर्णन अवधि, क्या देखेंगे? तो नंबर 5 में क्या थी? परिक्रमण अवधि, और नंबर 6 में घूर्णन अवधि। ये सबकी अपनी अलग अलग है, घूर्णन अवधि सबकी अलग अलग है, और वो अलग अलग क्या है सबका ना देखकर कुछ खास का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, हम ये देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमने भी देखा ग्रहों की परिक्रमण अवधि। परिक्रमण अवधि तो फिक्स है, ग्रहों की परिक्रमण अवधि फिक्स है। सूरज से दूर जाने पर ऑर्बिट का आकार बढ़ेगा, और जब ऑर्बिट का आकार बढ़ेगा तो परिक्रमा की अवधि भी बढ़ेगी, ये निश्चित है। और इस पर केपलर का नियम लागू होता है जो हमने पीछे पढ़ा था। इसी क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले परिक्रमण कौन कर रहा था? बुध कर रहा था। और सबसे देर में परिक्रमा कौन कर रहा है? वरुण कर रहा है। ऑर्बिट बड़ी, समय ज़्यादा, ऑर्बिट छोटी, समय कम। अब जिस तरह से ये परिक्रमा कर रहे हैं वैसे इनकी दूसरी गति भी है, इनकी एक दूसरी गति भी है, और वो गति क्या है? घूर्णन अवधि। घूर्णन या परिभ्रमण एक ही बात है, याद रखना, इस शब्द को याद रखना। क्या बोला मैंने? घूर्णन या परिभ्रमण, एक ही बात है, एक ही बात है। और इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर, ये उसका अक्ष है बीचों बीच में, और उस पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे लट्टू क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे पंखा अपनी धुरी पर घूम रहा है। तो घूर्णन अवधि इन ग्रहों की देखते हैं। शुरू के 4 छोटे हैं, लेकिन घूर्णन अवधि स्लो है। घूर्णन अवधि स्लो है, 24 घंटे, लगभग 24 घंटे, 243 दिन, 59 दिन। हमारी पृथ्वी के जो 59 दिन को काउंट कर लें तो हमारी पृथ्वी जब 59 दिन जो लगाती है उतने में इसका एक घूर्णन होता है, या ऐसे कहिए इसका एक घूर्णन हमारी पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होता है। या ये कहिए कि हमारी पृथ्वी के 243 दिन बार जो पृथ्वी घूम जाती है, ये शुक्र एक बार घूम रहा है। इन डिजिट से पता लग रहा है, शुरू के जो 4 ग्रह हैं उनकी डिजिट देखिए, और बाद के 4 ग्रह हैं इनकी डिजिट देखिए। ये घंटों में लगभग 10 घंटा, लगभग पौने 11 घंटा, 11 घंटा, 16 घंटा। इसका मतलब आप ये सोचकर बताइए मुझे, ये देखकर बताइए, ये तेज घूम रहे हैं, इनकी स्पीड, परिभ्रमण स्पीड इनकी ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा है? बाद के 4 की स्पीड ज़्यादा है। अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर ये तेज घूम रहे हैं, ये फास्ट घूम रहे हैं, ये स्लो है, ये स्लो है। अब यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि शुरू के 4 स्लो हैं और बाद के 4 फास्ट हैं, तीव्र हैं। उसके बाद हम बाद के 4 और शुरू के 4 को एक साथ रख लें, और एक साथ रख करके ये देखें कि सबसे ज़्यादा घूमने में अवधि कौन ले रहा है और सबसे जल्दी कौन घूम रहा है। तो यहां क्या करेंगे, अवधि में 2 क्वेश्चन बना लेंगे। सर्वाधिक गति कौन सी? घूर्णन की सर्वाधिक गति, और सबसे कम गति। सर्वाधिक गति किसकी है? बृहस्पति की, ये देखिए। और सबसे कम गति शुक्र की। ये कितने घंटे में? 9 घंटा 55 मिनट में क्या कर रहा है? एक चक्कर लगा ले रहा है। और सबसे बड़ा है, बहुत स्पीड। और सबसे कम अवधि शुक्र की, ये 243 दिन ले रहा है। बताओ, 243 दिन में एक चक्कर लगा रहा है, बहुत बड़ी अवधि है। तो याद रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा फास्ट घूमने वाला या सबसे कम समय लेने वाला घूमने में, सबसे छोटी घूर्णन अवधि किसकी है? सबसे बड़ी घूर्णन अवधि किसकी है? शुक्र की है। एक बात ये हो गई। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ये स्पेशल शुक्र के बारे में बात करेंगे।
स्पेशल शुक्र के बारे में बात करेंगे कि देखिए सामान्यता ग्रह दो गति कर रहे हैं, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन अवधि छोटी होती है और परिक्रमण अवधि ज़्यादा होती है। हम पृथ्वी से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपनी पृथ्वी से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे का लगभग, और एक परिक्रमण अवधि कितनी है? 365 दिन लगभग ऐसे मानिए कि सभी ग्रहों की स्थिति क्या है? परिभ्रमण छोटा, घूर्णन काल छोटा और परिक्रमण काल। लेकिन एक ग्रह अपवाद है, एकमात्र ग्रह है, वो है शुक्र, जो सभी ग्रहों का अपवाद है। इस पे उल्टा होता है। देखिए शुक्र की अगर हम क्या करें, घूर्णन गति देखेंगे, घूर्णन गति, और दूसरी क्या देखें हम, इसकी परिक्रमण गति देखें, तो घूर्णन गति कितनी है? 243 दिन। और वही परिक्रमण गति देखें तो कितनी है? 225 दिन। बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि दिन बड़ा है और साल छोटा है। तो मैं लिख सकता हूं ना, यहां क्या हो गया, इस पे दिन बड़ा हो गया, दिन बड़ा और वर्ष छोटा। एकमात्र ग्रह है जिस पे ऐसा हो रहा है, एकमात्र ग्रह है। दिन बड़ा हो रहा है और वर्ष छोटा हो रहा है, जबकि पृथ्वी पे क्या होता है? दिन छोटा होता है और वर्ष, हर किसी ग्रह पे ऐसा होता है, हर ग्रह पे ऐसा ही होता है, लेकिन शुक्र पर ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे अब तापमान, ठीक है, घनत्व देखेंगे, झुकाव देखेंगे, मतलब हमारी क्या हो गई, घूर्णन और परिक्रमण अवधि हो गई, ठीक है, वो हो गई। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में तापमान की बात करेंगे। तापमान, तापमान में क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, बात देखें, भाई बात नहीं करेंगे, यहां देखें, ध्यान दो, यहां पर बस सीक्वेंस बनाना है, दिमाग में जल्दी याद हो जाएगा, दिमाग में सीक्वेंस बना के चलना है। तापमान की बात कर रहे हैं हम। तापमान की अगर हम बात करें तो हमें ये देखना है कौन सा ग्रह गर्म है, कौन सा ठंडा है। देखिए सामान्यतः हमारे दिमाग में ये फिगर बन रही है कि जो सूरज के पास होगा उसका तापमान ज़्यादा होगा, और सूरज से दूर जाने पर तापमान लगातार क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो आपकी नज़र में ये बात आ रही है कि सबसे गर्म कौन सा होना चाहिए? बुध, और सबसे ठंडा कौन सा होना चाहिए? वरुण। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें और भी लागू होती हैं, उनकी वजह से ये सिस्टम क्या हो जाता है? बदल जाता है। कहा जाता है कि शुक्र सर्वाधिक गर्म है। क्या है? सर्वाधिक गर्म कौन सा है? शुक्र है। शुक्र बड़ा चर्चा का विषय है, शुक्र ग्रह बड़ा चर्चा का विषय है, कई सारी चीज़ें इस पे अलग हटके मिलती हैं। तो सर्वाधिक गर्म, और आपकी नज़र में तो गर्म होना चाहिए बुध, लेकिन सर्वाधिक गर्म कौन है? शुक्र। उसकी वजह है आपकी नज़र में सबसे ठंडा कौन सा होना चाहिए? वरुण, लेकिन गर्म कौन सा है, ठंडा कौन सा है? अरुण। सर्वाधिक ठंडा अरुण। शुक्र के गर्म होने की वजह, यह ज़्यादा लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, शुक्र के सर्वाधिक गर्म होने की वजह उस पर उपस्थित CO2 है। CO2 की अधिक मात्रा उसे गर्म कर देती है, CO2 की अधिक मात्रा उसे गर्म कर देती है, और ये सर्वाधिक गर्म हो जाता है। कितनी CO2 है? तो इस शुक्र के वायुमंडल में 95% CO2 है, इसलिए ये सर्वाधिक गर्म हो जाता है। सर्वाधिक ठंडा अरुण है, इस पर भी ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति इसे सर्वाधिक क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। किसकी उपस्थिति? ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या हो गया? ये सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो गया, कारण CO2 की उपस्थिति। सर्वाधिक ठंडा अरुण हो गया, कारण ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति, जिसमें एक मीथेन सर्वाधिक है। दूसरी बात देखिए, नॉर्मल क्या लग रहा है आपको? बुध गर्म होना चाहिए। नॉर्मल क्या लग रहा है आपको? सर्वाधिक ठंडा क्या होना चाहिए? वरुण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अपवाद हैं। कौन? शुक्र और अरुण। ये क्या हो गया? ये हो गया तापमान। अब दूसरी बात, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? तापमान के बाद
अगला क्वेश्चन बनता है तापांतर। क्या बनता है? तापांतर। तापांतर क्या होता है? दो तापमान के बीच का अंतर, उसे क्या कहते हैं? तापांतर। पृथ्वी पर हम दो समय पर तापमान को नोट करते हैं। एक देखिए, तापमान नोट करेंगे हम, तापमान अगर नोट कर रहे हैं हम तो देखिए दिन में कब नोट करेंगे? दिन में 2 से 3 के बीच तापमान नोट करेंगे दिन में, और प्रातः सुबह कब? लगभग 5 AM यहां पर क्या करेंगे? टेम्परेचर नोट करेंगे। अब दिन के 2 से 3 बजे के बीच का टेम्परेचर मान लीजिए मई के महीने में क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या हो? 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, और सुबह का टेम्परेचर हो सकता है 20 या कितना हो? 25 हो डिग्री सेल्सियस हो। अब क्या करें? 40 प्लस 20 अपॉन 2, 40 और 20 कितना हो गया? 60। ये क्या आ गया? ये तो आ गया एवरेज, ये क्या आ गया? औसत। और 40 माइनस 20 कितने का अंतर आ गया? तो ये क्या है? ये तापांतर है। 2 डिजिट के बीच जो अंतर आता है उसे क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं। 2 डिजिट के बीच उसे तापांतर बोलते हैं। और 2 टेम्परेचर को जोड़ करके क्या कर दिया हमने? 2 से भाग दे दिया, तो वो क्या निकल आता है? औसत निकल आता है। तो ये औसत था, ये क्या है? ये औसत है, ये औसत है, और ये तापांतर है, ये तापांतर है। तो ऐसा तापांतर ग्रहों पर भी होना चाहिए, दिन का कुछ और रात का कुछ और, जैसे पृथ्वी पर है। और वो फिर तापांतर कितना आएगा ये भी देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? बुध की बात कर रहे हैं। तो हम यहां मोस्टली बुध को ही देखेंगे। बुध की स्थिति क्या होती है तापांतर में? देखिए, ये बुध है, और बुध का एक तरफ दिन है और एक तरफ क्या है? रात है। बुध के जिस क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसका टेम्परेचर कितना होगा, और जिस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये देखना है।